सो हेलो मेट्रोलर्स, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे एज ऑलवेज, और खूब सारे मजे भी कर रहे होंगे। अब आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, हाफ ईयरली ओवर हो चुके हैं। अब जो बहुत जल्दी किसी के प्री बोर्ड्स आएंगे, किसी का नेक्स्ट टर्म आएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाई जाए, एक छोटी सी बेसिक वीडियो, जिसमें मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों का कंसंट्रेशन कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। तो यहां से आपको जो बटरफ्लाई उसको शांत करने का मौका मिलेगा। और अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो मुझे उम्मीद है इसको इंप्लीमेंट करने के बाद आपको नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी में कॉन्फिडेंस फील होगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है उसके अंदर, वो आता है पावर ऑफ थ्योरी। मैं ये देख रहा हूं कि मोस्टली लोग समझ ही नहीं रहे। भैया अकाउंटेंसी मतलब प्रैक्टिकल पेपर, कहां थ्योरी पे इतना स्ट्रेस डाल रहे हो? पर भैया जी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज अपने सीनियर से पूछिए, अगर आप अकाउंटेंसी की फील्ड में आगे जाना चाहते हैं या स्टडी की फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, तो कॉमर्स में अकाउंटेंसी तो है ही है। और आप उनसे पूछिए कि भैया ये इंडियस क्या होता है। हालांकि अब आपको पता ही होगा, 11th में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। एएस क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सब थ्योरी है, सारे रूल्स रेगुलेशंस कॉन्सेप्ट्स को ही पढ़ाया जाता है। यहां पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनके बीच में डिफरेंस को ही माथापच्ची की जाती है। तो थ्योरी है सर, इसलिए थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। अगर आप 11th क्लास में हैं, जनरल एंट्री सीखना पड़ेगा, उसके लिए कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। यानी कि कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? कॉन्सेप्ट कहलाता है भैया एसेट्स इंक्रीज, एक्सपेंस इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। इसी का उल्टा क्या होता है? अगर मान लीजिए लायबिलिटी, रेवेन्यू या फिर कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। है सिंपल, लेकिन भैया जी ये थ्योरी तो है, याद तो करनी ही पड़ेगी ना, कब डेबिट है कब क्रेडिट है। अगर आप 12th क्लास में हैं तो पार्टनरशिप से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो पार्टनरशिप के रूल्स हो, चाहे वो पार्टनरशिप के रूल्स हो, या फिर गुडविल की एंट्रीज हो, या फिर कैपिटल अकाउंट बनाना हो, तो कब कौन सी चीज कैपिटल में कहां जाएगी, ठीक है। कैपिटल अकाउंट बनाना हो, कुछ भी है, एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, डेथ हो रहा है, रेशियो हो रहा है, तो उसको समझना तो है ही ना यार। शेयर कैपिटल्स हैं, उसकी एंट्रीज हैं, सबको समझना है। जब तक आपके पास पावर ऑफ थ्योरी नहीं होगी, आप प्रैक्टिस कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए पहला स्टेप है आपका, जो भी हुआ सो हुआ। अब एक भी चैप्टर अगर आप उठा रहे हैं, उसकी पूरी थ्योरी को अपने अंदर उड़ेल लें, देन उसके बाद उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। इसका मतलब सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पावर ऑफ थ्योरी। सारी थ्योरी, सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉर्मूले सब रख लीजिए, देन उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि ये बात सच है कि भैया अकाउंटेंसी है तो प्रैक्टिस भी है, बिना प्रैक्टिस के वो है ही नहीं। तो भैया जी पावर ऑफ प्रैक्टिस, इसमें क्या है भैया जी? यहां पर जरूरी हो जाता है कि जैसे ही आप पावर ऑफ प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, इससे मैं बहुत जूझा हूं। तो राइटिंग स्पीड बढ़ानी है भैया जी, तो ये आपको करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करते वक्त क्या करें? सबसे पहले पूरी पावर ऑफ थ्योरी ले लें, उसके बाद ही क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन स्टार्ट करें, उसको देखें कितना टाइम लग रहा है। एवरेज टाइम अगर आपका किसी भी बहुत बड़े क्वेश्चन को करने में 20 मिनट से एक्स्ट्रा लग रहा है, तो इसका मतलब आपके पास इंप्रूवमेंट का स्कोप है। 20 मिनट्स वैसे तो 15 मिनट्स में होता है, मैं 5 मिनट इसलिए ले रहा हूं कि कई बार लोग क्वेश्चन डीपली पढ़ते हैं, फिर उनकी स्पीड के थ्रू उसको सॉल्व करते हैं। तो 20 मिनट्स अगर लग रहा है तो बॉस क्यों लग रहा है उसको जानना है। 20 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो क्योंकि हमें मोस्टली 18-15 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट करना है। पर ये कैसे पता चलेगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, टाइमर लगाएंगे। तो टाइमर लगा के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मैं यहां पे लगा देता हूं टाइमर। और अब ऐसा मत कहिएगा भैया हमारे पास वो घड़ी नहीं है टप करने के लिए। भैया जी स्टॉप वॉच आता है आजकल मोबाइल में भी, और मोबाइल तो हम सबके पास है, तो हमें पता ही है, ठीक है। और फिर प्रैक्टिस से क्या होगा? आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा कि आप क्वेश्चन सही से रीड कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद आपका माइंड क्या कहता है? माइंड बहुत बड़ा गेम खेलता है यहां पे। मन को मनाओ, मन को मनाओ, आगे बढ़ते जाओ। क्यों? क्योंकि मन आपसे कहेगा भाई ये बड़ा क्वेश्चन है यार, तेरे बस का नहीं है। अरे देख रहा कितना बड़ा क्वेश्चन दे दिया एग्जामिनर ने, वो तेरे मार्क्स ही काटना चाहता है। उसको कहो भैया जी नहीं काटेगा, मुझे आता है, मैं उसे कर लूंगा। स्टेप वाइज तोड़िए। कोई भी बड़ा क्वेश्चन है, लार्ज क्वेश्चन है तो प्रैक्टिस के टाइम ही आदत डालिए। लार्ज क्वेश्चन है तो उसको स्टेप वाइज तोड़िए, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है, ठीक है। लेट सपोज अगर आप 11th क्लास में हैं और आपको जनरल एंट्री करनी है, तो सबसे पहले कुछ जनरल एंट्री तो बहुत ही सिंपल होती है, कैपिटल से रिलेटेड होती है, परचेज से रिलेटेड होती है, चाहे कैश या क्रेडिट से। अगर आप 12th क्लास में हैं तो पार्टनरशिप से सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बहुत ही ईजी होता है, गुडविल की कैलकुलेशन बहुत ही ईजी होती है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट है, कैपिटलाइजेशन है, खत्म है। इनको पहले निपटा लीजिए, इनके पॉइंट्स को पहले देख लीजिए। कुछ रिवैल्यूएशन की एंट्री तो बहुत ही सिंपल होती है, लैंड इंक्रीज हो रही होगी, फर्नीचर, स्टॉक, इन सब पे 10-5% का डेप्रिसिएशन लग रहा होगा। एक बैड डेप्ट है, उसको आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना है, क्योंकि बैड डेप्ट वाला प्रोविजन थोड़ा सा 11th में भी दिक्कत करता है, 12th में भी कई बार दिक्कत करता है। अगर प्रोविजन ओल्ड बना हुआ है तो इसके पॉइंट को मार्क कर लीजिए। ऐसे 2-4 क्वेश्चंस में इन्हीं पॉइंट्स को सिर्फ सॉल्व कर लीजिए, बाकी कॉमन पॉइंट्स हैं, तो ये भी आपकी मदद करेगा। पर ये कब?
पावर ऑफ प्रैक्टिस के दौरान। ये सारी चीजें करके देखिए आपको, मतलब मुझे ये लगता ही नहीं, लोग कैसे कहते हैं कि इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। भाई अगर आप स्टेप वाइज चलेंगे, अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले पार्टनरशिप आता है, 12th क्लास के लिए स्पेशली पार्टनरशिप आता है। इसके अंदर थ्योरी है, कैपिटल है, पहले में कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब इसके अंदर सिखा दिया जाता है। देन उसके बाद गुडविल आता है, तो गुडविल में वैल्यूएशन सिखा दिया जाता है। देन उसके बाद आपके पास रिकंस्टिट्यूशन आता है, उसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी इसी में आ जाता है। ये सब इसी के अंदर आ जाते हैं। अगर आपने यहां सीख लिया भैया, सब सारे चैप्टर्स में सेम है डेथ तक। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए आपके पास रिकंस्टिट्यूशन आ गया, फिर एडमिशन है। एडमिशन में आपके पास बस गुडविल की ही तो नई एंट्रीज आती हैं। जब नया पार्टनर आ रहा है तो क्या क्या ला रहा है, अगर पार्टनर्स लेकर जा रहे हैं तो कैसे, अगर वो नहीं ला रहा तो किस में, तो यही तो कुछ बस बेसिक चेंजेस हैं। अगर आप देखोगे तो यहां पे गुडविल की एंट्रीज है बस। रिटायरमेंट में तो कुछ भी नहीं है, रिटायरमेंट में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, यहां सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी है नया सा। फिर यहां पे रिटायरमेंट में आपके लिए बेसिकली आ जाता है गेनिंग रेशियो और एक लोन अकाउंट बनाना। कैपिटल एडजस्टमेंट ऊपर सीख लिया, यहां जरूरत ही नहीं पड़ती है बॉस। रिवैल्यूएशन अकाउंट ऊपर सीख लिया, यहां जरूरत ही नहीं पड़ती, सेम है। पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट बनाना ऊपर सीख लिया, यहां जरूरत ही नहीं पड़ती है, सेम है। तो ये देखो ना, हेडिंग्स में बांटोगे तो आपको यूं ही बढ़ जाएगा, पर ये कब आएगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे, आप देखोगे कौन कौन सी चीज कॉमन है, थोड़े से नोट्स बनाओगे, ठीक है। देन उसके बाद आता है डेथ। डेथ तो और कॉमन है, बस इसमें एक ही नया पॉइंट है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का, और मंथ की कैलकुलेशन है। यहां पे थोड़ा सा मंथ की कैलकुलेशन को देखना पड़ता है, ठीक है। मंथ की कैलकुलेशन लिख देता हूं मैं। अगर आप 11th क्लास में, तो भैया जी सिस्टम ही खत्म है। अलग कलर कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ज्यादा सही में आए। क्या कर लें अपन, व्हाइट कलर कर लेते हैं, ठीक है। व्हाइट कलर कर लिया भैया। अगर आप 11th क्लास में, तो भैया पूरी 11th, यकीन ही नहीं मानोगे यार आप, लेजर और ट्रायल बैलेंस बहुत इजी होता है। बीआरएस में थोड़ा सा आप 4 क्वेश्चन कर लो, हो जाएगा। जर्नल एंट्री, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। एंड जर्नल एंट्री के बाद क्या है भैया जी, तो जर्नल एंट्री के बाद, और ये तो 12th में भी है, जर्नल एंट्री तो हर जगह ही होती है, वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और आपके पास अकाउंटिंग टर्म्स को जानना, किसको रिवेन्यू कहते हैं, किसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, किसको रिवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं, किसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, भैया कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, इन टर्म्स को जानना 11th क्लास में इंपॉर्टेंट है। और ये वैसे तो थ्योरी का पार्ट है, तो ये सब आपको होना चाहिए। अगर ये सब आपके पास आ गई तो भैया जी कोई दिक्कत नहीं आती है प्रैक्टिस में, आप आराम से प्रैक्टिस कर लोगे। हाँ, प्रैक्टिस करने से जो बेस्ट चीज होती है वो राइटिंग स्पीड बढ़ती है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। चेक करना है कि एवरेज 20 मिनट्स में आपका बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ये बात बन गई तो बात ही बन गई। अब कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको बनाते वक्त ध्यान रखनी है। सबसे पहला वर्किंग नोट, भैया जी इसके प्रॉपर मार्क्स होते हैं क्या, भैया बिल्कुल होते हैं। वर्किंग नोट के और फॉर्मूलेस के मार्क्स होते हैं। अगर एग्जामिनर जल्दबाजी में होगा तो हो सकता है वो ना दे, बट इनको बनाइए, अच्छे से बनाइए। वर्किंग नोट्स के नंबर डालिए, नंबर्स डालिए ताकि पता चल जाए। उसके बाद हेडिंग डालिए। ये छोटी छोटी चीजें आपका ना एक इंप्रेशन पैदा करती हैं। आप इसको इंप्लीमेंट करके देखो बॉस। होता क्या है कि जो एवरेज स्टूडेंट है ना वो ये चीजें नहीं करता, या जो 85 90 वाला स्टूडेंट है वो ये चीजें नहीं करता, या कहीं ना कहीं छोड़ देता है, या घिचपिच में करता है, इसीलिए वो 95 98 99 या 100 नहीं ला पाता। तो आपको ये करने हैं, तो ये ध्यान जरूर देना है कि भैया मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा चाहे कितना भी टाइम लगे। प्रैक्टिस के टाइम तो करना ही करना है। फॉर्मूलेज में लिखूंगा ताकि मेरे पास एक भी मार्क्स कटने का चांस ना बने, तो ये चीजें आपको करनी है। देन अकाउंटेंसी है, तो अकाउंटेंसी है तो भैया इसमें कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन करने के लिए मैं हैरान हूं कि लोग ये समझते ही नहीं है। भाई बचपन में 4th 5वीं क्लास में सीखा है नंबर सिस्टम, तो आपको फॉलो करना है नंबर सिस्टम। दूसरा फॉर्मेट, हाँ ये थोड़ा सा आपको अटपटा लग सकता है पर लोग फॉर्मेट भी भूल जाते हैं। उसकी वजह से भी कई बार एग्जामिनर, अगर स्ट्रिक्ट एग्जामिनर आपको मिल गया तो वो आपके मार्क्स काट लेंगे, क्योंकि भैया स्ट्रिक्ट एग्जामिनर देख लेता है कहां क्या गलती हुई है फॉर्मेट में। हालांकि नॉर्मली तो फॉर्मेट बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, बट कई जगहों पर पड़ती है, तो वहां आपको सही फॉर्मेट बनाना जरूरी है, ठीक है। फिर नंबर सिस्टम, ये देखिए 1s 10s 100 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये नंबर सिस्टम है। हम इसको फॉलो ही नहीं करते। हम पता क्या करते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं 10,000 500, यहां से स्टार्ट करने के बजाय यहीं पे 15,000, फिर यहां पे 50 लिख देंगे, फिर यहां पे 750 लिख देंगे। अब आप बताओ कोई टोटलिंग कैसे करेगा, ऐसे करेगा, हो ही नहीं पाएगी। कैलकुलेटर खोजेगा या रफ नोट में बनाएगा। रफ नोट की जरूरत अगर पड़ रही है तो इसका मतलब है कि आपने सही से लिखा नहीं है, प्रॉपर स्पेस के साथ नहीं लिखा। अगर प्रॉपर स्पेस के साथ लिखेंगे तो देखिए 0 0 0 0 0 0 0,
लीजिए भैया जी 0 हो गया, 0 0 0 0 0 0 5, लो भैया जी 5 हो गया, 0 0 5 और 7 12 का 2 हो गया, कैरी 1 हो गया। अब यहां देखिए 9 और यहां पे 0 है तो 1 कैरी है तो 10 का 0 कैरी 1, 1 और 6 7 और 1 यानी 8, फिर क्या बचा 10 और 11 21, ये लीजिए। तो ये चीज बहुत जरूरी है। पता नहीं मतलब मैंने तो बहुत सारे लोगों को नोटिस किया है। देखो ये जरूरी नहीं है कि भाई हमारी कैलकुलेशन बहुत तेज है, तो उसके लिए तो मैंने आपको बोला पावर ऑफ प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये होती रहेगी, पर पहले नंबर सिस्टम तो फॉलो कीजिए, ये नंबर सिस्टम तो फॉलो कीजिए, यही लोग नहीं फॉलो कर रहे। भैया यहां से यानी कि ये कौन सी वाली साइड होती है हमारी, लेफ्ट टू इस साइड आना है, यानी कि हमारे को अगर बोलेंगे हम तो इस साइड से इस साइड जाना है, ये नंबर सिस्टम का नियम है, उसको वैसे ही लिखिए। अगर आप 3 वाले स्मार्ट बॉय हैं तो 3 के बाद 2 कॉमा ये जरूर डालिए, ये 1 कॉमा आपके बहुत सारे मिनट्स बचा देगा कैलकुलेशन के। वरना मैं देखता हूं लोग कॉपी के पीछे जाते हैं, टक 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 वहां फिगर लिखते हैं, तो ये भी आपका टाइम किल करता है। तो यहां पे आप अच्छे से लिखिए ताकि उसकी कैलकुलेशन अच्छे से हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वर्किंग नोट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नंबर सिस्टम और फॉर्मेट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप इसको बना के देखिए, आपको जरूर फायदा होगा। देन उसके बाद हाईलाइटिंग द आंसर, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्जामिनर को ऐसी जगह पे लिख के दीजिए आंसर। जैसे आपने आंसर लिखा, लेट सपोज अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए था, ये 1 लाख रुपए लिखा आपने, आपके पास पेन एक ही होगा लेकिन पेंसिल होगी तो उसमें कुछ नहीं करना है, यहां पर गए ये ऐसे व्हाइट से ऐसे बॉक्स बना दिया, खत्म। या फिर कहीं अलग से ऐसे बड़ा सा ANS करके आंसर लिख दिया, तो एग्जामिनर को तुरंत दिख गया आंसर। तो कई बार ऐसा होता है कि वो पूरा आपका देखेगा ही नहीं, क्योंकि उसको भी तो जल्दी है, उसको भी तो घर जाना है, जल्दी जल्दी कॉपी चेक करना है। मोस्टली स्ट्रिक्ट लोग देखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कोई ऐसा देखता नहीं है, देखते हैं, लेकिन ये चीजें आपकी मदद कर देती हैं कि अगर आपके क्वेश्चन में कहीं नंबर कहीं फिगर आपने 956 की जगह 965 कर दिया तो वो इग्नोर हो जाती है अगर आंसर ऐसे हाईलाइटेड हो तो, ठीक है। जो भी आपकी हेडिंग है अंडरलाइंड हो तो ये सारी चीजें कट जाती हैं। प्रॉपर स्पेस, ये मुझे समझ में आता है लोग कंजूसी क्यों दिखाते हैं, और कुछ लोग तो खूब सारी कॉपियां भर देते हैं। एक प्रॉपर कॉपी अगर देखी जाए ना तो मोस्टली कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़कर एक कॉपी में आराम से आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। इतना पेज मिलता है, अगर 48 पेज मिल रहा है बहुत होते हैं वो एक पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। अगर किसी ने ज्यादा काटा पीटी की है तभी ऐसा होता है। तो प्रॉपर स्पेस बनाइए, यानी कि अगर मान लीजिए आपने यहां क्वेश्चन 1 लिखा, यहां सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, सॉल्यूशन में एक ही अकाउंट बनेगा, अगला अगले पेज में बनेगा। भैया अगर कोई ऐसा अकाउंट है जो 2 पेज में जा रहा है तो उसको थोड़ा ध्यान से देखिए, लास्ट में जो फिगर्स होंगी उनको ध्यान से देखिए, और दूसरे में सिर्फ उतना ही बनाइए जितने की जरूरत है, और फिर तीसरे पेज में अगला अकाउंट बनाइए, ये ज्यादा बेटर होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट अगर हो सके, मैं तो इसी को फॉलो करता था कि छोटा बन रहा है तो एक ही पेज में मैं बना लेता था, पर जब छोटा बन रहा है तब, वरना नहीं बनाना है भैया, अलग ही अलग बनाना है। इसलिए बना लेता था क्योंकि प्रॉफिट सीधा वहां से वहां मिल जाता है, तो बार बार पेज टर्न करने की प्रॉब्लम नहीं आती, तो गलती होने के चांसेस कम हो जाते, पर वो तभी जब वो छोटे बन रहे हैं, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस करनी है पावर ऑफ प्रैक्टिस के टाइम, वरना एक एक पेज बनाइए, प्रॉपर स्पेस दीजिए, क्लियरली लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर यहां पे 1 लिखिए, ये सब चीजें आपको क्लियरली लिखनी होगी, तो आपको एग्जामिनर यूं ही मार्क्स दे देगा। मैं ये नहीं कह रहा हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, अच्छी बहुत अच्छी तो बहुत दूर की बात है, नॉर्मल भी होती है तो समझ में आ जाती है। आंसर को हाईलाइट करने वाला मैंने पिछले पॉइंट में ही आपको बताया हुआ है। फिर आगे पहुंचते हैं, अब है कनेक्ट द कॉन्सेप्ट विथ रियल वर्ल्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग कहते हैं भैया पढ़ते तो बहुत है, याद नहीं रहता, क्या करें। तो ब्रोज वो या फिर सिस्टर्स वो इसलिए रहता है क्योंकि आप उसको फील नहीं करते। आप यूं रास्ते में जा रहे हैं, देखा एक गोलगप्पा बेच रहा है, सोच के देखिए एंट्री क्या होगी। मान लीजिए आपके घर में एसी आया, सोच के देखिए कि उसकी एंट्री क्या होगी। या फिर मान लीजिए आप चल रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, फोन में गाने चला रहे हैं, थोड़ी देर उसको उतार दीजिए, सोचिए कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा था। यानी कि अपने कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट कीजिए, कनेक्ट द कॉन्सेप्ट विथ रियल वर्ल्ड। किसी दुकान वाले के पास जाइए, शॉपकीपर से बात कर लीजिए कि भाई क्या हुआ था, बातचीत। अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, हालांकि वैसे तो मैं कहता हूं कि एक प्रॉपर एज होनी चाहिए बाबू सोना के गेम की, पर कई लोग पहले ही करते हैं, तो भाई उनसे पढ़ाई की बातचीत करना। आपको यकीन होगा या यकीन नहीं होगा, पर आप गूगल कीजिए, आपको मिलेगा कि एक आईएएस टॉपर जी थे, वो गर्लफ्रेंड के होते हुए भी आईएएस बन गए। ऐसा भी हो सकता है, अगर आप उस गेम में उलझ ही गए हैं तो। नहीं उलझेंगे तो ज्यादा सही, एक प्रॉपर एज होती है उसके लिए, उसके बाद ही करेंगे तो ज्यादा बेटर है। पर बातचीत किसकी करनी है आपको, कॉन्सेप्ट्स की। उन दोस्तों को खोजिए जो कॉन्सेप्ट्स की बातें करना चाहता है। खेलने का टाइम होगा, मी टाइम भी लीजिए, जो भी आपकी हॉबीज है उसको पसंद कीजिए, उसको खेलिए। ये तो मैं तो सबसे ज्यादा चाहता हूं, मैं तो बचपन से ही खेलता हूं, बिना खेले मेरे अंदर अजीब सा लगने लगता है। मेरे पाँव मुझसे कहते हैं कि भैया मैं तेरा साथ छोड़ दूंगा, जल्दी से खेल, दौड़ा मुझे। तो ये तो होता ही है, तो वो भी कीजिए, लेकिन स्टडी के टाइम पे स्टडी कीजिए और रियल वर्ल्ड के साथ कॉन्सेप्ट को
कनेक्ट कीजिए। और कोई भी अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट आपको रियल वर्ल्ड के साथ पक्का मिलेगा, नहीं मिल रहा तो हम तो इतने सारे वीडियो ला रहे हैं, आपके अंदर वो जज्बा लेके ही आऊंगा मैं कि आप खुद भी कहोगे रास्ते में चलते, अरे पता है ये उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, अरे पता है ये चीज उसकी कॉन्सेप्ट है। जैसे साइंस वाले कहते हैं मिनरल्स को देखकर, एयर की स्पीड को देखकर, अबे एयर की स्पीड ऐसी है तो यहां से ऐसे करना है, वो खुद ही अपने में लग जाते हैं। तो हम क्यों नहीं लगते बॉस, हम भी लगेंगे ना यार, हम भी यही करेंगे। तो उनको बातचीत कीजिए, या फिर बातचीत करने के बाद आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके देखिए। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का मतलब है ये बातचीत जो है, ये तो कॉन्सेप्ट बाबू सोना के लिए था। ऑल्दो मैं फिर से बता दे रहा हूं कि ये गेम जितना लेट खेलें, स्टेबल होने के बाद खेलें, उतना ज्यादा बेटर होता है। नाउ प्रैक्टिकल बातचीत किससे, जैसे किसी शॉपकीपर से मिल लिए, आप अपने टीचर से बात कर ली। भैया टीचर से लोग बहुत डरते हैं। बात मैं मान लेता हूं कि भाई हो सकता है टीचर उतने अच्छे ना हो या उनका बिहेवियर थोड़ा एग्रेसिव हो, तो हमें भी डर लगता है, हमारे के साथ भी ऐसा ही था। मगर अगर आपके टीचर्स अच्छे हैं तो टीचर से बातचीत कीजिए बॉस, टीचर से बातचीत कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताइए, कॉन्सेप्ट्स जानने की कोशिश कीजिए, क्लास में आंसर्स देने की कोशिश कीजिए, क्लास में आंसर्स देने की कोशिश कीजिए। बोलिए यस सर आई एम हियर। जैसे रॉकी भाई में कहा था ना, कोई है जो ऐसा कर पाएगा, और वो एक हाथ उठाता है, ऐसे आप एक हाथ उठाओ ना यार। एक दो बार झटका लगता है, हो सकता है गलत आंसर दो तो सब हंसेंगे, भाई हर इंटेलिजेंट आदमी पे बाकी लोगों ने हंसा है, पर जब ये साबित हो गया ना कोई इंटेलिजेंट है, तो बाकी सब मूर्ख साबित हो गए। हाँ ये बात सही है कि अगर आपने हाथ उठाया उचक के, गलत आंसर देते रहे और कभी आगे नहीं बढ़ पाए, तो फिर आप ही मूर्ख रहेंगे, बाकी लोग कहेंगे देखा मैंने तो कहा था। बट वो रिस्क लो ना यार, रिस्क है तो इश्क है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। फॉर्मेट का ध्यान रखना है, नंबर सिस्टम का ध्यान रखना है, फॉर्मूलेज आपको याद करने पड़ेंगे। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हो कि घर के अंदर एक चार्ट बोर्ड पे लिख लो। कोई भी टॉपर आप देखोगे तो वो अपनी सीट पे यूं बैठते हैं, सामने आपको खूब सारे पेजेस चिपके हुए दिखेंगे। भाई ये करना ही पड़ता है, जिंदगी के किसी भी फील्ड में जाओ, मेहनत 12-13 घंटे की करनी ही पड़ती है। और मेहनत करने का मतलब ये नहीं कि आप 12-13 घंटे वहां होगे, मेंटली आप 12-13 घंटे वहां होगे तभी ऊपर जाओगे। किसी की भी आप जीवनी उठा लीजिए, उनको देखिए, पढ़िए, सीखिए और समझिए, ठीक है। अकाउंट्स का पेपर इजी होता है, स्टेप वाइज आप चलेंगे। बेसिक पॉइंट जो मेरा था वो यहां पर था, जो आपको याद रखना है नंबर सिस्टम, फिर आपको याद रखना है ये वाली चीजें, कि अगर आप देखेंगे तो 11th और 12th सिर्फ इन्हीं चीजों के ऊपर जुड़ी हुई है। और अगर आपने एक एक चैप्टर में वो चीजें मजबूत कर ली, तो यहां पर एडमिशन में आपको रिवैल्यूएशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, कैपिटल अकाउंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सीख लिया, यहां जरूरत नहीं है, यहां जरूरत नहीं है। रिटायरमेंट और एडमिशन में कैपिटल सेम है, बस फिगर का अंतर है, थोड़े से ट्रांजेक्शन ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पर अमल करेंगे और अगले एग्जाम में रॉक ऑन करने के बाद कहेंगे निक्कू भैया थैंक यू, ठीक है। चलो अभी फिलहाल तो मैं आपसे कहता हूं थैंक यू। और जो हमारा मोटो है क्या है, हैव स्माइल्स स्प्रेड स्माइल्स, बिकॉज स्माइल इज द ओनली थिंग विच कैन गिव पॉजिटिविटी इन दिस होल वर्ल्ड, ठीक है। चलो फिर बाय बाय।